हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया में आपका स्वागत है। फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 30 जून 2020 के। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस सेशन को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ से कुछ सीखने को मिले, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें और अच्छा मार्क्स स्कोर करें अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग देखते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली विभिन्न तरह की जो चुनौतियां हैं उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उष्णकटिबंधीय विकास में देशों की भूमिका, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और हम जानते हैं कि 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणति के रूप में ट्रॉपिक्स रिपोर्ट का प्रारंभ 29 जून 2014 को किया गया था। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट जो है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये 29 जून 2014 को प्रारंभ की गई थी और इसी दिन को याद करते हुए, इस दिन को मार्क करने के लिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प जो है उसको अपनाया था कि हर वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रॉपिक्स का जो क्षेत्र है वह मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के मध्य ये रीजन जो है ये स्थित है। और जो ये रीजन है यहाँ पर लगभग 80% जो है बायोडाइवर्सिटी है। और साथ ही में जितनी ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उतना ही ज्यादा यहाँ पर लॉस भी हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, पेड़ों के कटने के कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इस रीजन में काफी हो रहा है। तो क्योंकि रीजन काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्लाइमेट चेंज में जो है, क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है तो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए और जितने भी सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे उनको प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो अन्य तरह की चुनौतियां हैं और भी विभिन्न तरह की जो चुनौतियां हैं उनको उनके प्रति जो है उनके प्रति कुछ करने के लिए इन जो देश हैं इनका सहयोग काफी जरूरी है और इनकी महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। 9 जून, 19 जून, 29 जून या 22 जून? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 29 जून को मनाया जाता है। अगली न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है और इस समय सीमा को फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब सरकार ने कोई समय सीमा बढ़ाई है। और पहले तो ये जो सरकार ने इसकी जो जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था उस टाइम पे जो अंतिम तारीख थी बोलियों के लिए, बिडिंग के लिए, वो 17 मार्च थी। उसके पहले फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया, फिर उसको 30 जून तक किया और अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। तो ये देखिए तीसरी बार जो है ऐसा हुआ है कि इसकी समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है। सरकार के राज्य की स्वामित्व वाली एयरलाइंस में 100% इक्विटी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसमें एयर इंडिया के एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी सहित और एयर इंडिया ASTS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी शामिल है। 2018 में सरकार ने एयरलाइंस में 76% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने की जो है पेशकश की थी गवर्नमेंट ने एयरलाइंस की, एयर इंडिया की। चलिए हम लोग एयर इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो पहली उड़ान थी वो टाटा एयरलाइंस के रूप में 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं इससे जुड़ा। एयर इंडिया के एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में सरकार ने कितने प्रतिशत विनिवेश के लिए बोली आमंत्रित की है? 50%, 75%, 100% या 65%? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100%।
चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। वंदे भारत अभियान का चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होगा और इस चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी, जिसके तहत 17 देशों से जितने भी भारतीय हैं उनको स्वदेश लाया जाएगा। और हम जैसे कि जानते हैं जो वंदे भारत मिशन है, जो वंदे भारत अभियान है, इसके तहत पहली तो बात यह है कि विदेश मंत्रालय की पहल है और कोविड-19 महामारी के चलते जो भी भारतीय हैं जो विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस से भारत लेकर आना इस मिशन का उद्देश्य है। और वंदे भारत अभियान दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेशी वापसी कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत से केंद्र सरकार लगभग 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस मिशन का जो पहला चरण था वो 7 मई को शुरू हुआ था। तो इससे जुड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जितनी भी स्कीम्स हैं या कोई इनिशिएटिव्स हैं या कोई मिशन है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहां से प्रश्न अवश्य बन सकते हैं। तो जल्दी हम इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे, इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। वंदे भारत अभियान किस मंत्रालय के तहत प्रारंभ किया गया है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विदेश मंत्रालय के तहत वंदे भारत अभियान को शुरू किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ट्राइफेड ने आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यापक डिजिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि जो भी अभी जैसी स्थिति है उसको देखते हुए जो ऑनलाइन की तरफ जो भी झुकाव है लोगों का और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का भी जो सरकार का सपना है, उन सबको देखते हुए ट्राइफेड ने जो आदिवासी हैं उनको भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये व्यापक डिजिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य कोविड महामारी से निपटने के लिए आदिवासी शिल्पकारों की मदद करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से, कोविड महामारी की वजह से कितने लोगों का काम का नुकसान हुआ है। तो यदि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा तो वो अपने जो भी उनकी आजीविका है वह जारी रह सकती है। तो यही इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शिल्पकारों की आजीविका जारी रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। इसके तहत जो ट्राइफेड वॉरियर्स का दल वन उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगा, जिससे आदिवासी समाज के जीवन और आजीविका में परिवर्तन होगा। बात करें ट्राइफेड की तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है और इसकी जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 13 नए क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो स्थित हैं। तो जो भी ट्राइफेड का मेन मकसद ये है कि जो भी ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है बेसिकली, उनको जो है लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक उनकी पहुंच बढ़ाना, ताकि जो जनजाति हैं उनका जो क्या कहते हैं बेसिकली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और साथ ही उनका जो है उनको एम्पावर किया जाए। तो प्रमोशन ऑफ बेसिकली जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका प्रमोशन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। ट्राइबल्स को प्रमोट करना इस ट्राइफेड का मुख्य लक्ष्य है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1957, 1987, 1947, 1967। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1900। तो इसका सही आंसर होगा 1987। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू करने की घोषणा की है और यह अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को संशोधित करता है, जो कि सहकारी बैंकों पर लागू होता है। यह अध्यादेश भी बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करता है, ताकि जो भी वित्तीय प्रणाली के विघटन के बिना जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा की जा सके और अपने उचित प्रबंधन को सुरक्षित रखने के लिए एक बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना बनाई जा सके।
तो ये जो अध्यादेश है ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जो है संशोधन करता है और इसका लक्ष्य है कि जो भी जमाकर्ता हैं उनके हितों को संरक्षित करना, निगरानी में सुधार करके सहकारी बैंकों को और मजबूत करना और जो भी सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों के संबंध में पहले से ही आरबीआई के पास उपलब्ध शक्तियों का निरीक्षण करना है। साथ ही यह संशोधन सहकारी समितियों के राज्य रजिस्टर की मौजूदा शक्तियों को राज्य सहकारी कानूनों के तहत प्रभावित नहीं करता है और साथ ही संशोधन ऐसी प्राथमिक कृषि साख समितियों या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त है। तो ये दो चीजों पर लागू नहीं होता है। पहली चीज के जो राज्य रजिस्टर की मौजूदा शक्तियां हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संशोधन के द्वारा, और दूसरा जो ऐसे प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जो जिनका प्रमुख जो उद्देश्य है, जो प्राथमिक उद्देश्य है वो कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है, तो वो भी इस संशोधन से उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें अध्यादेश की, तो किसी भी अति आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा यह उस समय लाया जाता है जब संसद और राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 और राज्यपाल जो है 213 आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1959, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1989 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1979। फटाफट सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बढ़ी हुई उधार सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो CRR न्यूनतम दैनिक रखरखाव पर इसको 80% तक रखने की छूट को भी 25 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लिया गया है ताकि इसके द्वारा जो उत्पन्न आर्थिक संकट है उसको हैंडल किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च 2020 से सीमांत स्थायी सुविधा योजना के तहत अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के तहत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा को 2% से बढ़ाकर 3% तक कर दिया था। सीमा स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है। इस योजना के तहत जो बैंक गंभीर नकदी की कमी से गुजर रहे हैं वो MSF के माध्यम से केंद्रीय बैंक से वैधानिक तरलता अनुपात के आधार पर धन उधार ले सकते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के आधार पर जो बैंक हैं वो उधार ले सकते हैं आरबीआई से MSF के तहत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। और वर्तमान में MSF का जो दर है वो 4.25% है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 5.75, 6.50, 4.25 या 3.75। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4.25। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। IMF ने म्यांमार के लिए $356.5 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है और ये जो है कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए म्यांमार को मदद होगी। इसके द्वारा म्यांमार के भुगतान और राजकोषीय जरूरतों के तत्काल संतुलन को पूरा करने के लिए रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत यह सहायता को मंजूरी दी गई है। इसे विशेष रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा नेट पर खर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बात करें म्यांमार की तो ये पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है और जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है तो उसका जो म्यांमार है वो सबसे अहम हिस्सा है लुक ईस्ट पॉलिसी का इंडिया की। और इसकी जो राजधानी है वो न्यायपिदाऊ है और इसकी जो मुद्रा है वो बर्मी क्यात है। और बात करें हम म्यांमार की तो ये एक और कारण से न्यूज में था हाल ही में।
फटाफट से कमेंट करके बताइए क्यों न्यूज में था। जी, ये रोहिंग्यास की वजह से चर्चा में था, क्योंकि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो रोहिंग्यास हैं उनके सेफ लौटने का जो है और जो है इंतजाम करे म्यांमार, तो इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले हम आईएमएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और गरीबी को कम करना इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में स्थित है। इसमें जो प्रेजेंट में 189 मेंबर्स हैं, और ये जो प्रश्न है ये एसएससी में पूछा जा चुका है कि आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। और ये भी एक एग्जाम में एक स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और जहां तक मुझे याद है शायद एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने आती हैं उनके बारे में 2-3 चीजें जरूर जान लीजिए कि वो कब स्थापित हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसके सदस्य कितने हैं, और वर्तमान में उसके जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चेयरमैन हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्तमान में कौन है, इस चीज को आप जरूर पढ़िए। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। न्यायपिदाऊ इनमें से किस देश की राजधानी है? बहुत ईजी है क्वेश्चन, फटाफट से बताइए आंसर। बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम या म्यांमार? यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि म्यांमार। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ की ट्यूमर से मौत हो गई है। इस बाघ का नाम किरण था। पिछले 8 सालों में ट्यूमर के कारण मरने वाले वंश में तीसरा बाघ था। इसकी आयु केवल 8 वर्ष की थी, और लगभग 1 साल पहले किरण के पिता बद्री और 2012 में बद्री के पिता और किरण के दादा रुद्र का भी 14 साल की उम्र में इसी वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई थी ट्यूमर के कारण। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ इसके लिए रिसेसिव जीन को उत्तरदायी मान रहे हैं। रिसेसिव जीन क्या होता है? ये पुनरावृत्ति जीन एक ऐसा जीन होता है जिसका प्रभाव एक प्रमुख जीन यानी कि डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में छुप जाता है, और इस जीन से केवल नर बाघ प्रभावित हो रहे हैं, और वह भी प्रत्येक बाघ की संतानों में से केवल एक ही बाघ पर इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण पीढ़ी में एक ही सदस्य की मृत्यु हो रही है। बात करें नेहरू प्राणी उद्यान की या नेहरू जूलॉजिकल पार्क की, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक चिड़ियाघर है, और यह हैदराबाद में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इसे अक्टूबर 1963 में खोला गया था। तो कभी भी आप अगर हैदराबाद विजिट कर रहे हैं तो इस वाली जगह को जरूर देख कर आइए। वहां पे आपको पता चलेगा कि कितने कितने तरह के स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और व्हाइट टाइगर भी आपको देखने को वहां पर मिलेगा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ की ट्यूमर से मौत हो गई है। दूसरा, वैज्ञानिकों के अनुसार यह ट्यूमर रिसेसिव जीन के कारण उत्पन्न होता है, जो मुख्यतः नर बाघ को प्रभावित करता है। तो बताइए कौन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो, दोनों सही है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। एलएससी ने एक असामान्य कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाया है। लीगो वैज्ञानिक सहयोग और वर्गो सहयोग ने एक असामान्य कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाया है। इसका द्रव्यमान एक विशिष्ट ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के बीच में है, अर्थात ये सबसे हल्का ब्लैक होल या सबसे भारी न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। इस रहस्यमय घटना को लीगो और वर्गो डिटेक्टर द्वारा 14 अगस्त 2019 को देखा गया था, और इस खोज के बारे में दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा खगोल भौतिकी के बहुत से रहस्यों को सुलझाने के लिए भविष्य में सहायता हो सकती है। फिलहाल आने वाले दिनों में खगोल भौतिकी समुदाय में चर्चा का एक बहुत सक्रिय विषय भी यह हो सकता है। चलिए हम लोग एलएससी के बारे में जानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी संस्थानों और अनुसंधान समूहों का एक वैज्ञानिक सहयोग है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए समर्पित है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स की जो खोज है, की जो डिटेक्शन है, उसमें यह जो है रिसर्च यहाँ पर होती है। इसमें 1200 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी।
वर्गो सहयोग यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला द्वारा केसिना में आयोजित है और गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर और संचालन पर काम करने वाला संगठन है। यानी कि जो दोनों ही LSC है और जो वर्गो सहयोग है, दोनों ही बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स पर रिसर्च करते हैं। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। एक नई शोध के अनुसार MMR वैक्सीन कोविड-19 के रोगियों में सेप्सिस से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। तो सेप्सिस होता क्या है? सेप्सिस बेसिकली एक ऐसी जो कंडीशन होती है, मतलब किसी भी बीमारी के कारण एक ऐसी कंडीशन जो आपकी जान का खतरा बन सकती है, उसको सेप्सिस कहते हैं। तो हाल ही में एक नए शोध के अनुसार MMR वैक्सीन जो खसरा, कंठमाला और रुबेला के लिए वैक्सीन है, वे कोविड-19 के रोगियों में सेप्सिस से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। ये वैक्सीन ल्यूकोसाइट्स को अधिक सक्रिय कर देता है ताकि संबंधित संक्रमणों के खिलाफ अधिक प्रभावी बचाव हो सके। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो केमिकल सेक्रीशंस होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, और यदि ये गड़बड़ा जाते हैं तो कंडीशन सेप्सिस की क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण बॉडी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती है और उसकी जान, किसी भी इंसान की जान को खतरा हो जाता है। हाल ही में यह शोध एम्बायो जर्नल में प्रकाशित किया गया था। MMR वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ सीधी सुरक्षा नहीं देती है, बल्कि इसके गंभीर लक्षणों के खिलाफ एक प्रतिरक्षा निवारक उपाय प्रदान करती है। सेप्सिस एक प्रकार की रक्त विषाक्तता है जो कवक और बैक्टीरिया के संयोजन के कारण होता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। MMR वैक्सीन इनमें से किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? खसरा, कंठमाला, रुबेला, उपरोक्त सभी। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगली न्यूज देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है और ये जो पर्व है इसका उद्देश्य देश की जो हर्बल विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाना है। मुख्यतः इसमें बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ लगाए जाएंगे और यह पर्व 18 जून 2020 से 22 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा। तो आप सभी इस पर्व में हिस्सा ले सकते हैं और अपने अपने घरों के आसपास जहां भी आपको मौका मिले आप पौधे लगाइए। अगर आपके पास इन पेड़ों के बीज नहीं है तो आप किसी भी पेड़ के बीज लेकर आप इस पर्व को मना सकते हैं। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? वृक्षारोपण, वृद्धजन सुरक्षा, युवाओं को भारत की प्राचीन धरोहर का ज्ञान कराना, देश की प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार करना। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। संकल्प पर्व किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि वृक्षारोपण। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स जो हैं वो सारे कवर कर लिए हैं 30 जून के, और उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिल रहा होगा। इसी तरह इसको फॉलो करते रहिए और आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, यूं ही अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस्ड रहकर तैयारी करते रहिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।